फिजिक्स 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 एंड फिजिक्स, इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे कि फिजिक्स पे वीडियो बनाओ। सो आज मैं ले आई हूँ फिजिक्स के लिए स्ट्रैटेजी, एंड इसको फॉलो करके आपका जो फिजिक्स का स्टडीज़ है वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। अभी मेरा तुमसे पहले वाला ही बैच था एंड मैं तुम लोगों को अपनी स्ट्रैटेजी भी शेयर करने वाली हूँ। साथ ही साथ एक ट्विस्ट है, मैं तुम्हारे साथ अपनी मिस्टेक्स भी शेयर करूँगी ताकि तुम लोग 90+ ईजिली स्कोर कर पाओ उन मिस्टेक्स पे ध्यान देके। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। It's the joy of the first steps of a child. फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं अबाउट द स्टडी रिसोर्सेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास होनी चाहिए एनसीईआरटी। कई लोग कहते हैं फिजिक्स में एनसीईआरटी की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक्स्ट्रा बुक से काम चल जाता है, बट आई वुड से कि अगर आपको थोड़ा सा ईजियर अपना फिजिक्स बनाना है सो तुम्हें एनसीईआरटी को लेके चलना चाहिए, बिकॉज उसमें जो भी लिखा हुआ है वो तुम्हें एक आइडिया दे देगा, एक बेसिक ओवरव्यू दे देगा ऑफ द सिलेबस। अब तुम्हें पता होगा कि यही टॉपिक्स मुझे करने हैं। एक्स्ट्रा बुक में काफ़ी एक्स्ट्रा चीज़ें दी होती है, वो नहीं करनी है। अब जब भी न्यूमेरिकल्स की बात आती है तो न्यूमेरिकल्स काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं एक्स्ट्रा बुक में। अगर आप एनसीईआरटी से स्टार्ट करोगे न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करना सो तुम्हारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल से काम चल जाएगा, बट अगर तुम्हें बेस बनाना है, बिल्कुल तुम्हें नहीं आता न्यूमेरिकल लिखना, तो वहाँ से तुम स्टार्ट करोगे सो ईजी पड़ेगा। प्लस जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं, आई थिंक एग्जाम्पल्स होते हैं, तो वो भी तुम्हें प्रैक्टिस करने चाहिए फिजिक्स की बुक में से। धीरे धीरे वहाँ से स्टार्ट करोगे एनसीईआरटी से, देन साथ साथ में एक्स्ट्रा भी करोगे तो तुम्हारा भला हो जाएगा। बस एक प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी में जो डेरिवेशंस वगैरह है वो इतनी अच्छे से नहीं दी हुई हैं और सब कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो एक्स्ट्रा तो करना ही पड़ेगा। एक जो सबसे अच्छी हेल्प बुक मानी जाती है फिजिक्स के लिए, जो कि काफ़ी इजी कर देती है फिजिक्स को, दैट इज़ एसएल अरोरा। एज यू नो, स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं नॉर्मली बता रही हूँ, मैंने खुद यूज़ किया है। सो तुम लोग उसको प्रेफर कर सकते हो विद फिजिक्स एनसीईआरटी। एंड उसके अलावा भी तुम्हें एक पीवाईक्यूज वाली बुक ले लेनी चाहिए जिसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तुम्हें मिल जाएंगे, अराउंड 10 ईयर्स के ले लो। और अगर बात करते हैं सैम्पल पेपर की, सो सैम्पल पेपर की ऐसा कोई नीड नहीं है, बिकॉज जो प्रीवियस ईयर पेपर वाली बुक्स होती है उनके पीछे ही सैम्पल पेपर होता है। अब काफ़ी लोगों को पता होगा तुम में से कि एसएल अरोरा काफ़ी मोटी बुक है, एंड मैं छोटा सा पार्ट दे रही हूँ, तुम स्किप कर सकते हो अगर एसएल अरोरा नहीं कर रहे हो तो ऐसा लोगों को कैसे करना है, इतनी मोटी बुक कैसे करें। एक्चुअली क्या है कि तुम्हें वो रीडिंग करनी है, जो उसमें थ्योरी दे रखी है वो सारी रीड कर लेना, सिर्फ उसकी जो कि एक्चुअली सिलेबस में है। कुछ टॉपिक्स होंगे जो कि आपको काटने पड़ेंगे, साथ में एनसीईआरटी लेके चलनी पड़ेगी। और जो एग्जाम्पल्स है सिर्फ एग्जाम्पल्स करो, जो उसके क्वेश्चंस वगैरह जो भी दे रखे हैं अनसॉल्व वो मत करो, सिर्फ सॉल्व एग्जाम्पल्स कर लेना। एंड इस तरीके से आपकी एसएल हो जाएगी लास्ट तक, एंड आपकी अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। बात करते हैं अबाउट टीचर्स। एक चीज़ मैं सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपके स्कूल में अच्छा पढ़ाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप साथ साथ में यूट्यूब से पढ़ लो। फ्रॉम अभिषेक साहू बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनकी प्रीवियस ईयर सीरीज़ है, डायमंड सीरीज़ है, वो सब कर लो, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बट अगर तुम्हारे स्कूल में अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, आई वुड सजेस्ट कि ऑनलाइन पेड बैच ले लो या फिर ऑफलाइन कोचिंग कर लो, वो भी बहुत मस्त बात है। बट प्लीज़ अगर तुम्हें लगता है कि फिजिक्स समझ नहीं आती है तो ऐसे खाली हाथ मत बैठे रहना, काफ़ी डिफिकल्ट पेपर आता है। सो मैंने खुद से क्या किया था, मैंने पहले तो सोचा कि मैं खुद से पढ़ लूँगी फिजिक्स को, एंड 6-7 महीने तो मैंने कोचिंग रखी नहीं थी, यू कैन से कि 7-8 महीने भी नहीं रखी थी मैंने। एंड फिर मैंने 5 महीने के लिए कोचिंग की थी फिजिक्स की, जस्ट बिकॉज काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है यार। जो ये मेन 3 सब्जेक्ट्स होते हैं ना, अगर तुम्हारे स्कूल में बिल्कुल भी अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं ना तो भाई हो नहीं पाते, बहुत कंफ्यूज हो जाते हो। सो कोचिंग तो कर ही सकते हो तुम, ऑनलाइन पेड बैच भी ले सकते हो। चलिए अब बनाते हैं फिजिक्स का रोड मैप। एज यू नो कि 14 चैप्टर्स हैं तो बहुत सही से बनाना पड़ेगा, एंड ऐसे बनाना पड़ेगा कि दिसंबर तक एटलीस्ट आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखो, आप लोगों को फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करना है। फर्स्ट पार्ट आप कितने महीने में कंप्लीट करेंगे? फर्स्ट पार्ट आप कंप्लीट कर सकते हैं 5 to 6 मंथ्स में। आई वुड सजेस्ट कि 5 मंथ्स में कंप्लीट कर लीजिए। अब देख लीजिए अपना पूरा ईयर कैसे होता है, ठीक है। तो 5 मंथ्स के बाद 3 मंथ्स या 3 to 4 मंथ्स आपको कंप्लीट करनी है अपनी पार्ट 2 वाली बुक। आई नो काफ़ी अजीब बात है, पार्ट 1 को मैं ज़्यादा दे रही हूँ एंड पार्ट 2 को कम, बिकॉज पार्ट 2 के लास्ट के चैप्टर्स काइंड ऑफ ईजी हैं, बट जो पार्ट 2 का वो रे ऑप्टिक्स एंड वेव है उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है।
सो तो इस अकॉर्डिंग मैंने इसको डिवाइड किया है। पर ये बात है कि सितंबर तक, एटलीस्ट सितंबर तक आपको पार्ट 1 अपना कंप्लीट करके रखना है फिजिक्स का। पार्ट 2 आपको दिसंबर तक एटलीस्ट कंप्लीट करके रखना है विद PYQs, ओके। अब लास्ट में दिसंबर के बाद आप क्या करेंगे, दिसंबर के बाद आप अपने रिवीजन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। एंड यूट्यूब पे सीरीज देखने का भी काफ़ी फ़ायदा लास्ट में मिलता है, बिकॉज शुरू में आप देखो कर तो लोगे सीरीज, लेकिन लास्ट तक तो जाते जाते फॉरगेटिंग कर्व की वजह से भूल ही जाओगे। सो लास्ट में आप अपनी जो PYQ सीरीज होती है और एक डायमंड सीरीज है वो आप प्रेफर कर सकते हो। अब थोड़ा सा फिजिक्स आप लोगों के लिए इजी कर देते हैं। सो अब आपको बनानी है एक डेरिवेशन बुकलेट। शुरू से ही बनाना आप स्टार्ट कर दीजिए, उसमें आप सारी की सारी डेरिवेशन अच्छे से लिख दीजिए चैप्टर वाइज। लास्ट में वो आपके काफ़ी काम आएगी। डेरिवेशन बुकलेट के साथ आप फॉर्मूला शीट यानी कि शॉर्ट नोट्स भी बनाएंगे। एक बार मैं तुम लोगों को दिखा देती हूँ कि कैसे शॉर्ट नोट्स बनेंगे, ताकि तुम्हें भी आइडिया हो कि ऐसे ऐसे बनाना है। सो लेट मी शो यू, एक मिनट। सो ये जो चीज़ आप देख रहे हो ये है डेरिवेशन बुकलेट। इसके अंदर आप लोगों को सारे के सारे डेरिवेशन देखने को मिल जाएंगे, ओके। सो ये भी लास्ट डे पे काम आएगा। एंड नेक्स्ट वी हैव दिस, ये मैंने एक्चुअली NCERT की बुक से पेज निकाल लिए थे, बिकॉज इसमें थे डिवाइसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। डिवाइसेस में से एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही है। लाइक डिवाइसेस के बारे में ना डायरेक्ट पूछा जाता है, तब आप कैसे लिखोगे, पहले तो डिवाइस का नेम लिख दो, फिर उसके बाद मतलब डिवाइस की जो भी थ्योरी एंड वर्किंग वगैरह होगी वो लिख देना, कोई डेरिवेशन होगी अगर डिवाइस की तो वो लिख देना, एंड लास्ट में लाइक ऐसे एंड कर सकते हो। आप एक बार देख लेना अपनी बुक में NCERT की, और उससे इस तरीके की डिवाइसेस के पेजेस भी निकाल सकते हो। देन वी हैव दिस फॉर्मूला शीट, ये आई थिंक फर्स्ट बुक की है, एक मिनट, ये वाली फर्स्ट बुक की है एंड ये वाली सेकंड बुक की है। सो इस तरीके से आप फॉर्मूला शीट्स बना सकते हो। देन एक पेज इस तरीके से ग्राफ्स के लिए भी निकाल लीजिएगा। ये ग्राफ्स आप मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि आप YouTube के वीडियो में से देख के लिखिएगा, बिकॉज उसमें आपको पता चल जाएगा कि इतने सारे ग्राफ्स हैं, और वैसे आप खुद से लिखोगे तो आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई भूल ही जाओगे। ये शीट्स आप अभी से ही बनाना स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज आपको लग रहा होगा कि ये बहुत छोटी सी शीट्स हैं, बट काफ़ी टाइम लग जाता है इनको बनाने में। एंड सी दिस, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया था, जब मुझे फर्स्ट टाइम लगा तो बस इतने ही फॉर्मूले लगे थे कि इतने ही होंगे, बट लास्ट में पता चला कि ये भी हैं। देखो यहाँ पे साइड में कितना भर चुका है, पूरा ही भर चुका है पेज। तो साइड में आपको स्पेस ज़रूर छोड़ना है, ताकि बाद में जब आपको फॉर्मूलाज याद आए हो तो लिखते रहे आप इसके अंदर, ओके। ये जो शीट्स हैं ये आपको लास्ट के डे में यूज़ करनी है। कोई भी एग्जाम हो रहा हो, प्री बोर्ड हो रहा हो, सितंबर एग्जाम हो रहा हो, बोर्ड एग्जाम, वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ ये शीट्स लेके जाओगे आप बोर्ड एग्जाम वाले दिन, मतलब बोर्ड से पहले पढ़ने के लिए। एंड सिर्फ यही पढ़नी है आपको, देखना आपके कितने मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि लास्ट में बच्चे फॉर्मूला ही भूल जाते हैं। जब न्यूमेरिकल वगैरह आ रहा होता है ना, न्यूमेरिकल इजी होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होता है, बट फॉर्मूला ही भूल जाते हैं, बिकॉज लास्ट में तो आप कई बच्चे बुक से उठा के ले जाते हैं। बुक में यार इतना बड़ा बुक कैसे पढ़ोगे आप लास्ट वाले दिन। देन अगर न्यूमेरिकल्स की बात करें तो न्यूमेरिकल्स आप बेसिक से स्टार्ट करिए, बेसिक से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे तो आप एडवांस तक पहुंच पाएंगे। मान लो आपको कोई न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है एग्जाम में, सो अगर फॉर्मूला भी आता है तो कुछ ना कुछ तो लिख के ज़रूर आना, ओके। एंड वन मोर थिंग, एक और कॉमन मिस्टेक ये होती है कि पैटर्न नहीं पता होता एग्जाम का। पैटर्न पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये आ रहा है, ये आ रहा है, इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो सैम्पल पेपर्स आप जरूर दे के जाइएगा उस ईयर का, जैसे अभी आया नहीं है इस ईयर का सैम्पल पेपर, जब आएगा तब देख लेना। एंड पिछले ईयर के भी आप पेपर्स देख लेना, 2-3 साल के, तो आपका काम चल जाएगा, आपको पैटर्न बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वन मोर थिंग टू से, सेक्शन ए से स्टार्ट मत करना, बिकॉज जो MCQs होते हैं वो काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं एंड आपका वहीं पे ही कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। आप कोई से भी सेक्शन से स्टार्ट कर लो, बट ए से स्टार्ट मत करना, चाहे बी से कर लो। एंड ज़्यादा बेटर होगा कि ई से स्टार्ट करना, या उसी सेक्शन से स्टार्ट कर देना जिसमें आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हो। एक और चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इग्नोर हो जाती है, आजकल बहुत ज़्यादा आ रही है, दैट इज़ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो होते हैं वो आप अलग से प्रैक्टिस तो नहीं करेंगे, बट जब भी आप थ्योरी पढ़ो तो बहुत ध्यान से पढ़ लेना कि उसमें क्या कहा जा रहा है। मेरे उसमें भी आया था, आई थिंक सेट में कुछ लेंस वगैरह का भी आया था, एंड और भी काफ़ी सारे आते हैं।
तो इस तरह की कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आप तभी कर पाएंगे जब आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो, तो वो भी साथ साथ में लेके चलिएगा। एक और चीज़ क्लियर कर देते हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या सच्ची में फिजिक्स का पेपर डिफिकल्ट आया था। इतने सारे आपने रिएक्शन वीडियोस देखे होंगे, वायरल काफ़ी चल रहा था ये फिजिक्स वाला टॉपिक। क्या ये सच्ची बात है, इस बार कैसा पेपर आएगा? ये बहुत सच्ची बात है कि पेपर डिफ़िकल्ट आया था। एंड डिफ़िकल्ट आता ही यार, मेरे को ऑलरेडी पता था कि डिफ़िकल्ट आएगा, बिकॉज सैम्पल पेपर रिलीज़ हो चुका था पिछले साल काफ़ी पहले ही। आप उसको चेक करते यार, मतलब तो भाई सैम्पल पेपर आया था, सैम्पल पेपर देखते। अब काफ़ी बच्चे होते हैं जिन्होंने सैम्पल पेपर देखा ही नहीं होगा, तो उनको क्या पता होगा कि डिफ़िकल्ट पेपर आता है, कैसा आता है। उनको तो लग रहा होगा कि जैसे केमिस्ट्री का आता है, जैसे बाकी सब्जेक्ट्स का आता है, वैसे ही फिजिक्स का आ जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। आप सैम्पल पेपर देखो, सैम्पल पेपर का जो लेवल होता है उससे ऊपर नहीं जा सकता, उतना ही आएगा। आप सैम्पल पेपर जब भी आएगा उसको ज़रूर देखना। एंड ऑलरेडी मानिए चलो कि डिफ़िकल्ट पेपर आने वाला है, तभी कुछ हो पाएगा। अगर आप ऐसे ही मान के चलोगे कि नहीं कोई बात नहीं, मीडियम सा पेपर आ जाएगा, काम चल जाएगा, देन इट वुड नॉट बी ओके। सो या डिफ़िकल्ट आएगा, ये नहीं कह रही हूँ कि पिछले साल से ज़्यादा डिफ़िकल्ट आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पिछले से पिछले साल भी डिफ़िकल्ट आया था पेपर, ऐसा नहीं कि पिछले से पिछले साल ईजी आ गया था, नहीं, हर साल डिफ़िकल्ट आ रहा है, लाइक 2-3 सालों से। सो इस बार भी आने के काफ़ी चांसेस हैं। सो आप पिछले और पिछले से पिछले साल का पेपर ज़रूर प्रैक्टिस करना फिजिक्स का। अब आते हैं मेरी मिस्टेक्स पे। सो मेरी सबसे ज़्यादा बड़ी मिस्टेक तो यही है कि मैंने बहुत ज़्यादा ही MCQs प्रैक्टिस नहीं किया। आई थिंक बहुत ज़्यादा MCQs प्रैक्टिस करने की नीड है फिजिक्स में। एंड मेरे को काफ़ी डर लगता था कि खुद से जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करती थी, खुद से मेरे से हो नहीं पा रहा था, थोड़ा थोड़ा देख देख के मैं कर देती थी। तो वो चीज़ कि मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहती थी, आसपास सजेशन देने वाले लोग नहीं थे। मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूँगी अपने सीनियर से बात ज़रूर करा करो। सीनियर से नहीं, अगर कोई टीचर है तो उससे बात कर लिया करो, बट अपने डाउट्स को क्लियर करके रखो कि ऐसा ऐसा पेपर आएगा। बताने वाला नहीं था कि ऐसा पैटर्न होगा, या कुछ भी जो होता है ना कि ऐसे कर लो, आप इस टाइम पे ऐसे कर लो, ऐसे बताने वाला नहीं था। तो मैं काफ़ी कंफ्यूज रहती थी। आई थिंक कि मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है। नोट्स का मैंने पहले बहुत बार बताया है कि इन लेक्चर नोट्स बना लिया करो। सो आई थिंक अब इस वीडियो को एंड कर देना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर लो, और भी सब्जेक्ट्स के लिए मैं ऐसे वीडियोज़ लाती रहूँगी। केमिस्ट्री वाली ऑलरेडी डाल दी है, देख सकते हो जाके। अभी के लिए